मेरे भाइयों, आज इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ हमारा जो 10th चैप्टर है या फिर आप कह लो जो लास्ट यूनिट है दैट इज अबाउट मार्केट, उसको पढ़ेंगे और मार्केट के कितने टाइप्स होते हैं वो सब चीजें समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें समझना है कि मार्केट होती क्या है। तो हर मार्केट के दो फोर्सेस होते हैं। मतलब एक मार्केट वही है जहां पर बायर भी हो और सेलर भी हो। तो मार्केट में दो चीजों से प्रभाव पड़ता है। डिमांड से डिमांड कौन करता है? बायर्स। और सप्लाई से सप्लाई कौन करते हैं? सेलर। जब बायर और सेलर इंटरैक्ट करते हैं तो बाइंग और सेलिंग टेक प्लेसेस, मतलब बाइंग और सेलिंग होती है और इसी को हम एक मार्केट कहते हैं। यानी कि मार्केट इज अ प्लेस जहां पर बायर्स आता है, सेलर आते हैं और चीजों को खरीदते और बेचते हैं। सिंपल शब्द समझे तो मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है। एग्जांपल वेजिटेबल मार्केट, शॉपिंग मॉल, लोकल बाजार। लेकिन यहां पर ये एक इकोनॉमिक मीनिंग नहीं है इसका। जो मार्केट है ना, इसका ये इकोनॉमिकली मतलब नहीं है। बेसिक भाषा है जो आप जनरली पढ़ते हो इंग्लिश में। तो इकोनॉमिक्स में मार्केट को क्या कहते हैं? तो इकोनॉमिक्स में मार्केट मतलब कोई फिजिकल प्लेस नहीं होता। इकोनॉमिक्स में कोई फिजिकल बाजार नहीं है, सब्जी बाजार ये सब बाजार नहीं होते। एक मार्केट मतलब होता है एक ऐसा सिचुएशन या एरिया जहां पर बायर और सेलर कांटेक्ट में आते हैं एक दूसरे से सामान को खरीदने में। अब आप बोलोगे कि ये भी तो वही हुआ। नहीं, यहाँ पर वो फिजिकली नहीं मिलेंगे, वो इंटरनेट पे, टेलीफोन पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, लेटर्स, किसी के भी थ्रू कर सकते हैं कनेक्शन। जैसे अमेजॉन ऑनलाइन ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, भले ही वो दूसरे शहर में क्यों ना हो, ये भी एक मार्केट ही होती है। तो भाषा क्या है मार्केट की? तो मार्केट रेफर्स टू द होल रीजन where buyer and seller of a commodity are in a contact with each other to buy and sell the commodity। तो मार्केट एक ऐसा बड़ा रीजन होता है जहां पर बायर और सेलर किसी भी वस्तु के कांटेक्ट में आते हैं एक दूसरे के साथ और चीजों को खरीदते हैं और बेचते हैं। बस ये सारी चीज। मार्केट के एलिमेंट्स क्या हैं? जरूरी एलिमेंट्स क्या है मार्केट में? कहता है फॉर अ मार्केट टू एग्जिस्ट चार इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए। एक तो एरिया, तो मार्केट कोई लिमिटेड नहीं होती एक जगह पे, वो शहर में भी हो सकती है, कंट्री में भी, होल वर्ल्ड कहीं पे भी हो सकती है मार्केट। एग्जांपल ऑनलाइन मार्केट। तो मार्केट के कंपोनेंट जहां पे एरिया होना चाहिए। दूसरा, फिर उसको वहां पे एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए लोग होने चाहिए, बायर या सेलर्स। तीसरा, भाई किस चीज की एक्टिविटी, क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे वो? सर्विस, माल सामान खरीदेंगे या सर्विस खरीदेंगे। और फिर कंपटीशन होना बहुत जरूरी है। यहां से मार्केट का एक अलग डायमेंशन शुरू होगा। एरिया होना चाहिए, बायर और सेलर होने चाहिए, और इसके साइड बाय साइड और कौन होना चाहिए भैया? बायर एंड सेलर। एरिया क्या कहते हैं? एरिया होना चाहिए। उसके बाद हमें पढ़ा वस्तु होनी चाहिए, कमोडिटी। और चौथा, इन सबके बीच में कंपटीशन होना चाहिए। कंपटीशन होना चाहिए बायर और सेलर के बीच में या सेलर और सेलर के बीच में। अगर कंपटीशन ही नहीं हुआ तो सेलर जो होंगे वो क्या कहते हैं, डिफरेंट प्राइस चार्ज करेंगे। बायर जो है ना, उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन होगा। ठीक है ना, अगर कंपटीशन नहीं हुआ तो कंपटीशन होने की मदद से ही फेयर प्राइस आपको मिलते हैं। यानी कि मार्केट में अगर फेयर प्राइस, भाई खुद सोचो, अगर मार्केट में एक ही बंदा सामान बेच रहा हो, कोई और बेचे ही ना, तो मोनोपोली हो गई, जो भी हम पढ़ेंगे क्या होती है। उस केस में एक ही बंदा सामान बेच रहा है, वो कितना भी प्राइस आपसे चार्ज कर लेगा। ऐसा तो नहीं किसी से कम किसी से ज्यादा, हाँ कर सकता है। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अकेला बंदा है। उस केस में एक्सप्लॉइटेशन होता है। कंपटीशन चौथा फैक्टर है, मार्केट में होता ही है। अब हम समझेंगे मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। मार्केट का स्ट्रक्चर मतलब द नंबर एंड टाइप्स ऑफ फर्म्स ऑपरेटिंग इन अ मार्केट। मतलब मार्केट स्ट्रक्चर मतलब कितने दुकानें हैं, कितने बायर्स एंड सेलर हैं उस मार्केट में। सिंपल शब्दों में तो हम कहें तो ये बताएगा कि मार्केट किस तरीके से ऑर्गेनाइज करी गई है और कैसे दुकानें कंपीट करती हैं। इकोनॉमिक्स क्लासिफाई करती है ये बताने में कि प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है, फिर इस हिसाब से मार्केट में, मतलब मार्केट में हो क्या रहा है ना, इसी से प्राइस भी डिसाइड किया जाएगा, इसी से मार्केट का कंपटीशन भी डिसाइड किया जाएगा, और इसी से दुकानें कैसे बिहेव करेगी उनके बिहेवियर पे भी बात होगी। तो फैक्टर जो पता लगाते हैं मार्केट स्ट्रक्चर, वहां पे कितने बायर और सेलर हैं, फिर उस हिसाब की मार्केट बन जाती है। यानी कि कुल मिला के कोई भी एक मार्केट हो तो वो मार्केट कैसे पता चलता है वो किस टाइप की मार्केट है? वहां के बायर और सेलर से, है ना। कितने, बहुत सारे बायर हैं और सेलर हैं तो कोई सिंगल पर्सन प्राइस कंट्रोल नहीं करेगा, मार्केट डिसाइड करेगी प्राइस। जैसे कि वेजिटेबल मार्केट, अगर सिंगल सेलर हुआ तो अकेला क्या करेगा? अकेला बंदा कंट्रोल करेगा। जैसे एग्जांपल है रेलवे, ठीक है ना, ये जिस बुक से भी लिया रेफरेंस उस बुक का है। नेचर ऑफ कमोडिटी, मतलब भैया ऊपर अपन ने क्या पढ़ा कि एक मार्केट का ढांचा, स्ट्रक्चर कैसे तैयार होता है। मार्केट का ढांचा
वहां पर बायर कितने हैं और सेलर कितने हैं इससे। दूसरा डिसाइड होता है किस तरीके का गुड्स है वहां पे, होमोजीनियस गुड्स है या फिर डिफरेंशिएटेड गुड्स है। होमोजीनियस मतलब सेम तरीके का गुड्स, हर दुकान में जाओ सेम गुड्स, जैसे कि गेहूं, चावल, सीमेंट, यूजुअली इन सबका सेम दाम होता है। फिर होते हैं डिफरेंशिएटेड गुड्स, जो गुड्स डिफरेंट तो होते हैं लेकिन सिमिलर, जैसे साबुन के अलग अलग ब्रांड, सब साबुन ही है लेकिन सबका ब्रांड अलग अलग होता है। तो इस केस में अलग अलग टूथपेस्ट या फोन हो गया, प्राइस इनके अलग हो सकते हैं। ये भी मार्केट का ढांचा तैयार करते हैं। तो यानी कि मार्केट का ढांचा सबसे पहले कौन तैयार करेगा, वहां का बायर या सेलर कितने हैं ये। दूसरा, वहां किस तरीके के गुड्स बिक रहे हैं। तीसरा, उस मार्केट में कोई भी सेलर क्या आराम से एंटर कर सकता है। सपोज आप किसी भी तरीके का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, क्या आसानी से मार्केट में घुस जाओगे क्या? हो सकता है किसी मार्केट में आपको अलाउ कर दिया जाए, किसी में नहीं। तो मार्केट की एंट्री और एग्जिट भी डिपेंड करती है। इसका मतलब भले ही फर्म उसके अंदर घुस सके या लीव कर सके आसानी से, वो डिसाइड करना उस मार्केट का स्ट्रक्चर बताता है। फ्री एंट्री है तो ये भी एक टाइप हो सकता है, या फिर फ्री एंट्री नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है जहां सरकार कंट्रोल करती है, ये भी एक फैक्टर होता है। यानी कि मार्केट के ढांचे में एक हम बात करते हैं सेलर कितने हैं, बायर कितने हैं। दूसरा हम बात करते हैं किस तरीके का वस्तु को बेचा जाता है। और तीसरा हम बात करते हैं वहां पर एंट्री कैसी है, फ्री एंट्री एग्जिट है। अगला, मार्केट के कंडीशन के बारे में क्या जानकारी है। जो बायर और सेलर हैं, क्या उनको पूरी जानकारी है बायर क्या कहते हैं प्रोडक्ट के बारे में। अगर उनकी जानकारी पूरी नहीं है तो सेलर उन्हें बेवकूफ बना के अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकते हैं, है ना, वो वाली चीज। क्या नॉलेज है मार्केट कंडीशन की, ये भी मार्केट का स्ट्रक्चर तैयार करता है। या फिर मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मोबिलिटी मींस एबिलिटी टू मूव फ्रीली। मोबिलिटी मतलब कितना आसानी से चीजें फ्रीली मूव कर सकती हैं। तो अगर मोबिलिटी है तो गुड्स और संसाधन आसानी से मूव कर सकते हैं, तो हर जगह मार्केट में उनका प्राइस सेम रहेगा। लेकिन अगर मोबिलिटी, कोई सामान इधर से उधर नहीं घूम सकता, तो फिर आपको अलग अलग प्राइस वहां पे नजर आएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लगेगा। समझ रहे हो ये सारी चीजें। यानी कि मेरे भाइयों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पता भी ना हो ना, तो आप एक एक करके हर जब मार्केट के टाइप्स पढ़ोगे वहां से आप क्लियर कर लोगे ये चीजें, लेकिन ये पता होना बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे मार्केट के ढांचे की। तो अगर मैं मार्केट का ढांचा अगर आपको समझाऊं, तो मैं इसको समझाता हूं, बड़े ध्यान समझना। अब देखो, मार्केट दो तरीके की होती है, ठीक है। एक जहां पर परफेक्ट कंपटीशन मिलता है आपको, परफेक्ट कंपटीशन इसे कहा जाता है, परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट। और दूसरी होती है इम्परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट, ठीक है ना। दूसरी होती है इम्परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट। और इम्परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट भी तीन तरीके की है, ओलिगोपोली, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये आपको मार्केट के टाइप्स तैयार पता होने चाहिए। मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन मिलेगा, इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट में तीन तरीके की मार्केट मिल सकती है। एक एक करके हर मार्केट को समझेंगे। परफेक्ट कंपटीशन, जहां बहुत ही भारी मात्रा में बायर और सेलर है और सेम प्रोडक्ट बिकता है, कोई प्रोडक्ट में फर्क ही नहीं है। जैसे हमने पढ़ा था ना, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट। इम्परफेक्ट में फिर मोनोपोली आ जाती है, अकेला बंदा पूरी मार्केट चलाए। मोनोपोलिस्टिक की अलग अलग बहुत सारे बायर सेलर्स हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा नहीं है, जैसे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा थे, ठीक ठाक है, ज्यादा है सेलर्स हैं, लेकिन प्रोडक्ट सबका अलग है। जैसे हमारी इंडियन मार्केट या कोई भी वर्ल्ड में मार्केट है, वो मोस्टली मोनोपोलिस्टिक होती है, वहां पे अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। फिर आता है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली मतलब जहां पर फर्म्स तो हैं ज्यादातर, ठीक ठाक है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है कोक, पेप्सी, ये सारी कंपनियां, ठीक है ना, जो कोल्ड ड्रिंक्स देती हैं आपको। ये ओलिगोपोली होती है, जहां फ्यू सेलर्स होते हैं, दो चार सेलर, जो मिलके प्राइस ऊपर नीचे आपस में डिसाइड करते रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की। भाई, ऐसा मार्केट जहां पर बहुत ही भारी मात्रा में बायर एंड सेलर पाए जाएंगे, होमोजीनियस प्रोडक्ट, सेम तरीके का प्रोडक्ट हर बंदा बेचेगा, और प्राइस उसमें मार्केट डिसाइड करेगी, डिमांड और सप्लाई से, कोई अकेली दुकान डिसाइड नहीं करेगी। मार्केट में क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उससे प्राइस डिसाइड हो पाएगा। सिंपल शब्दों में, कोई सेलर प्राइस कंट्रोल नहीं करता अकेला, ध्यान रखना। हर बंदा सेम प्रोडक्ट बेच रहा है और हर बंदा सेम प्राइस पे भी बेचेगा। तो फर्म एक तरीके से प्राइस टेकर होते हैं, दुकानदार से प्राइस लेते हैं। प्राइस टेकर मतलब फर्म जो है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा मार्केट का प्राइस, वो खुद से प्राइस में बदलाव नहीं ला सकती।
एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में एग्जैक्ट तो आज तक कभी परफेक्ट कंपटीशन आपको किसी भी मार्केट में नहीं दिखेगा, लेकिन एक क्लोजेस्ट एग्जाम्पल आप ले सकते हो एग्रीकल्चरल मार्केट, जहां गेहूं, चावल, सब्जियां, सेम प्रोडक्ट हर बंदा बेचता है। किसी भी किसान पे जाओ सेम गेहूं बेचेगा। रीजन क्या है? बहुत सारे फार्मर होते हैं, सेम प्रोडक्ट बेचते हैं, और कोई सिंगल फार्मर जो है वो अकेला प्राइस को कंट्रोल भी नहीं कर सकता। ठीक है ना? तो ये दोनों इसीलिए थोड़ा सा रिलेटेबल एग्जांपल हो जाता है परफेक्ट कंपटीशन का, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। बाकी फीचर की बात करें, परिभाषा में फीचर है कि भारी मात्रा में बायर एंड सेलर है। इसका इंप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक एक फीचर का। इसका मतलब हर सेलर जो है वो प्रोड्यूस करता है एक स्मॉल पार्ट ऑफ टोटल सप्लाई। जितनी भी टोटल सप्लाई है, हर बंदा छोटा छोटा सा पार्ट उसका प्रोड्यूस कर रहा है। यानी कि इसका मतलब कोई भी सिंगल सेलर जो है ना वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, और कोई भी बायर जो है ना वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। प्राइस डिसाइड करती है मार्केट, पूरी मार्केट मिलकर डिसाइड करती है, एक अकेला बंदा नहीं डिसाइड कर सकता। रिजल्ट क्या आता है? सेम प्राइस सब एक्सेप्ट कर पाते हैं इस वजह से। दूसरा, होमोजीनियस प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे, सेम क्वालिटी, सेम साइज, सेम शेप, सेम कलर। एग्जाम्पल, गेहूं बेचा जाता है अलग अलग फार्मर्स के द्वारा, लेकिन सब सेम होता है। अब इसके इंप्लीकेशन पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पक्का सवाल आएगा। बायर ट्रीट करता है हर प्रोडक्ट को सेम, तो इसीलिए वो क्या करते हैं? किसी भी सेलर से खरीद लेते हैं, क्योंकि कोई भी सेलर जो है हायर प्राइस पे देगा नहीं, सब सेम प्राइस पे देंगे। इसलिए यूनिफॉर्म प्राइस जो है एग्जिस्ट करता है। आपकी किताब क्या कहती है कि जो परचेज है कॉमोडिटी का, वो मैटर ऑफ चॉइस बनता है, मतलब एंड नॉट चॉइस, सॉरी मैटर ऑफ चांस बन जाता है, नॉट चॉइस। अब आपकी इसमें चॉइस नहीं है, क्यों? कहीं से भी ले लो, चांस है कि पहले दुकान टकरा गई, पहले इससे ले लिया। चॉइस नहीं है, क्यों? सब सेम बेच रहे हैं। ठीक है ना? मीनिंग बायर डोंट केयर विच सेलर दे बाय फ्रॉम, किससे वो खरीद रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। तीसरा फीचर, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। भाई बिल्कुल आसानी से इंडस्ट्री में घुस सकते हो, बिल्कुल आसानी से लीव करो, कोई बैरियर नहीं है, सरकार कोई आप पे बाधाएं नहीं लगा रही। तो इसका मतलब फर्म जो है ना वो एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाती है। नई फर्म जो अगर एंटर करेगी तो रिजल्ट क्या होगा? सप्लाई बढ़ जाएगी। अब देखो समझना, फॉर एग्जाम्पल फर्म ने क्या करा? एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाया, तो नई फर्म आएंगी, नई फर्म जब आएंगी ज्यादा माल बनाएगी, सप्लाई बढ़ा देंगी। सप्लाई जब ज्यादा होगी, मार्केट में सामान बहुत सारा पड़ा है, प्राइस अपने आप क्या कर जाएगा? गिर जाएगा, और प्रॉफिट जो बंदा अब तक एबनॉर्मल कमा रहा था वो उसके लिए नॉर्मल हो जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? दूसरा, एग्जिट ऑफ फर्म। अगर मान लो फॉर एग्जांपल फर्म को लॉस हो रहा है, बंदे को लग रहा है बड़ा नुकसान हो रहा है, बंदा क्या करेगा? सामान छोड़ के चला जाएगा, सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी उस केस में, और प्राइस अपने आप बढ़ने लग जाएगा, और लॉस गायब होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वापस से प्राइस बढ़ जाएगा। भाई भर भर के सप्लायर है, किसी भी सप्लायर को मान लो फॉर एग्जांपल लॉस हुआ, वो बोला मैं मार्केट छोड़ के जा रहा हूं, चले जा भाई, बाकी लोग बेच लेंगे, डिमांड बढ़ेगी, बाकी लोग बेच लेंगे, तो बाकी लोगों का फिर लॉस होने लग रहा था वो खत्म हो जाएगा। तो यहां पर ये इंप्लीकेशन है। बाकी प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट, मिनिमम प्रॉफिट, जिससे बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है ना? जो आपके बिजनेस की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को फिर से बढ़ा सकता है। एक होता है एबनॉर्मल प्रॉफिट, जितना आप चाह रहे थे उससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो, बचा के रख सकते हो आप। समझ रहे हो? इसमें हमेशा आपका माल जितना भी लग रहा है उससे ज्यादा में माल बेच रहे हो। और एक होता है एबनॉर्मल लॉस, जो कब हो जाए? जब मान लो आपका फॉर एग्जांपल इस केस में आपकी लागत ज्यादा हो और आपने बेचा उससे कम में हो, तो ये एबनॉर्मल लॉस है। बाकी इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, परफेक्ट नॉलेज होती है। मतलब अभी हम परफेक्ट कंपटीशन के फीचर की बात कर रहे हैं, तो परफेक्ट कंपटीशन में जो बायर है या सेलर है, सबको पूरी जानकारी है प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में, मार्केट की कंडीशन के बारे में। किसी को भी आप लल्लू नहीं बना सकते, हर जगह सेम प्राइस है। बाकी प्राइस, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी चीज आसानी से मूव कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह। तो इसीलिए जो है ना, कहीं पे भी चले जाओ आपको मोबिलिटी बहुत आराम से फ्री मिलेगी, हर बंदा इधर से उधर सामान आपको पहुंचा सकता है। मोबिलिटी अगर फ्री है तो हर जगह एक्सेस कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो हर जगह चीज, आपके लिए बेहतर है। दूसरा, यहां पर अगला आता है कि यहां पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है। क्यों? देखो अज्यूम करा जाता है इसके अंदर कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जीरो है। क्यों? गुड्स जो है ना वो बिना एक्स्ट्रा कॉस्ट के कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि हर जगह प्राइस सेम है, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगेगी नहीं, हर जगह तो मिल ही जाएगा आपको। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है नहीं यहाँ पे, क्योंकि सामान तो हर जगह है ना। समझ रहे हो? दूसरा, इसमें सेलिंग कॉस्ट होता है एडवर्टीजमेंट, ये सब कॉस्ट। अब आप खुद सोचो, हर बंदे को पूरी जानकारी है, क्या करोगे ऐड देकर? हैं? समझ रहे हो? क्योंकि हर प्रोडक्ट सेम ही है, और फार्मर जो है ना वो एडवर्टाइज नहीं करते गेहूं के बारे में। इसका बेस्ट एग्जांपल है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि परफेक्ट कंपटीशन और प्योर कंपटीशन क्या है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि दोनों सेम है, बट थोड़ा सा फर्क है। प्योर कंपटीशन मतलब उसमें 3 कंडीशन होती है, बहुत ही भारी मात्रा में बायर एंड सेलर है,
होमोजीनियस प्रोडक्ट है और फ्रीडम ऑफ एंट्री इन एग्जिस्ट है। अगर ये 3 कंडीशन है तो सिर्फ ये प्योर कंपटीशन है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन जो है ना वाइडर कंसेप्ट है, उसमें इसके अलावा परफेक्ट नॉलेज आनी चाहिए बायर एंड सेलर को, ये 3 तो होनी चाहिए, उसके साथ ये भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, मोबिलिटी परफेक्ट होनी चाहिए, सेलिंग कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। ये आप डिफरेंस लिख सकते हो कि उसके अंदर 3 कंडीशन है, इसमें और ज्यादा कंडीशन है। द नेक्स्ट टॉपिक इज इसके अंदर कि फर्म इसके अंदर प्राइस टेकर होता है। तो फर्म और इंडस्ट्री के बारे में टॉपिक चलेगा और इसको थोड़ा अच्छे से समझना है, इसके ऊपर ग्राफ राफ है वो भी थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है ना। अब हम समझते हैं फर्म इज अ प्राइस, कहता है परफेक्ट कंपटीशन में एक सिंगल दुकान जो है ना वो प्राइस चेंज नहीं करती। ये बात आपको पता है क्यों? क्योंकि सबके पास बेहतर जानकारी है, भारी मात्रा में सेलर है, कोई भी किसी से भी सामान खरीद लेगा। तो प्राइस जो है ना वो इंडस्ट्री मतलब सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं, एक अकेला नहीं डिसाइड कर सकता। इस तो यहीं से प्राइस टेकर का मतलब आ जाता है कि फर्म दुकानें जो है ना वो प्राइस टेक करती हैं और इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है। प्राइस टेकर जहां पर वो मार्केट के प्राइस की पूरी एक्सेप्टेंस रखे। रीजन बहुत सारे सेलर हैं, हर सेलर छोटा छोटा सेम सामान बना रहा है, सब बंदे सेम ही सामान बना रहे हैं छोटा छोटा, तो इससे फर्म अपना प्राइस बढ़ा देगी। बायर्स बाय करेंगे फिर किसी और सेलर से तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो अगर फर्म ने प्राइस बढ़ाया, किसी एक बंदे ने सोचा कि यार प्राइस बढ़ा दे, तो बढ़ा दो, हर बंदे के पास पूरी जानकारी है, वो आपकी दुकान से खरीदेगा नहीं, किसी और से खरीद लेगा, उसको नॉलेज भी पूरी है और हर जगह सेम प्रोडक्ट बिक रहा है, कहीं और से सस्ता बिकेगा खरीद लेगा। इसीलिए वो नहीं कर सकता, प्राइस मेकर नहीं है, वो प्राइस टेकर है। फर्म एक सिंगल प्रोड्यूसर होता है, एग्जांपल वन कंपनी प्रोड्यूसिंग चॉकलेट, ठीक है ना। इंडस्ट्री एक ऐसा ग्रुप है हर सारी फर्म का जो सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मतलब इंडस्ट्री हो जाती है एक छोटा सा बंदा है दुकान और ऐसी भतेरी सारी दुकान मिलके एक इंडस्ट्री बना रहे हो, समझ रहे हो। जितने भी चॉकलेट की कंपनी है वो चॉकलेट कंपनी बना इंडस्ट्री बना देगी, ठीक है ना। तो इंडस्ट्री एक तरीके से प्राइस मेकर कहलाती है परफेक्ट कंपटीशन में और फर्म प्राइस टेकर कहलाती है। और मार्केट का प्राइस डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड कर जाता है। इंडस्ट्री क्या किस पे डिसाइड करती है? डिमांड और सप्लाई पे। तो प्राइस डिसाइड कैसे होता है इसको एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं, ध्यान से समझना किस तरीके से होता है। डिमांड और सप्लाई के ऊपर बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, और इसी के बगल में एक ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। ये इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं यहाँ पे और यहाँ हम बात कर रहे हैं फर्म की। अब आपको पता है अकेला बंदा तो डिसाइड करेगा नहीं प्राइस, इंडस्ट्री डिसाइड करेगी। और इंडस्ट्री भी कैसे डिसाइड करेगी? क्या सप्लाई है ये सप्लाई कर्व, क्या डिमांड है ये डिमांड कर्व। फॉर एग्जांपल दोनों यहाँ मिल गए, डिमांड सप्लाई, और ये आपका प्राइस रिप्रेजेंट करता है, ये डिमांड और सप्लाई रिप्रेजेंट करती है एक्स यूनिट और ये वाई यूनिट। और यहां पर ये पॉइंट मिल रहा है ऐसे, इसको बिल्कुल सेम यहां पे ले जाओ, सेम ये प्राइस कितना भी डिमांड सप्लाई या कितना भी क्वांटिटी बढ़ा लो, कितना भी क्वांटिटी यूनिट सोल्ड कर लो, कितना भी सोल्ड कर लो, तीनों केस में प्राइस सेम ही रहेगा। प्राइस कौन डिसाइड करेगा? इंडस्ट्री। अगर कल को एक ग्राफ में कहीं और मिलते, यहां मिलते, तो यहां डिसाइड होता और फर्म उसको ही एक्सेप्ट करती। बेस्ट एग्जांपल, क्लियर है? चलो अब जो मैंने सारी बातें समझाई नहीं वही है इसके अंदर। डिमांड कर्व कैसा है ये हमें समझना है इसके अंदर, बस एक ये कि मेरे भाइयों अब देखते हैं कि डिमांड कर्व कैसा होता है। डिमांड कर्व को समझते हैं, आ जाओ यहाँ पे छोड़ दो इसको, अलग अलग से टॉपिक समझ रखा है, यहां समझते हैं। इसका डिमांड कर्व होता है इस तरीके से। प्राइस क्या होगा? प्राइस क्वांटिटी कितना भी कंज्यूम करो, डिमांड कितना भी, मतलब क्वांटिटी कितना भी कंज्यूम करो, बट प्राइस हमेशा सेम ही रहेगा, क्योंकि फर्म है प्राइस टेकर है। मार्केट ऑलरेडी प्राइस फिक्स करती है, चाहे उस पर डिमांड ज्यादा हो चाहे डिमांड कम हो, फिक्स प्राइस पे बेचना है। ये इस ग्राफ का एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है ना, बस खत्म। तो ग्राफ को क्या कहते हैं? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यानी कि इंफिनिटी। कैसे? ये कैसे आता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, जो भी चेंज हो रही है अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। उसमें कितना भी चेंज आए इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, नीचे 0 हो जाएगी वैल्यू, ऊपर 1 हो जाएगी। और ये होता है इन्फिनिटी का केस, नॉट डिफाइंड वाला, समझ रहे हो। तो इस केस में प्राइस कितना भी थोड़ा बहुत बढ़े कम हो, डिमांड से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो प्राइस कुछ भी कर लो कोई फर्क ही नहीं है डिमांड पे। बाकी इसके अंदर आप ये समझ सकते हो कि MR इज इक्वल टू AR होता है परफेक्ट, मतलब MR इज इक्वल टू AR होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर। परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एवरेज रेवेन्यू होता है प्राइस पर यूनिट। याद है एवरेज रेवेन्यू क्या पढ़ते थे? कितनी क्वांटिटी है, जितनी भी क्वांटिटी है टोटल,
डिवाइड बाय जितना प्राइस के अंदर मतलब है, समझ रहे हो। परफेक्ट कंपटीशन में हम क्या करते हैं, एवरेज रेवेन्यू, कितना क्वांटिटी बेचा डिवाइड बाय पर यूनिट प्राइस कितना है, मतलब पर यूनिट प्राइस समझ रहे हो कि टोटल रेवेन्यू कितना है डिवाइड बाय कितना यूनिट है, टोटल कितना यूनिट बनाया। फॉर एग्जांपल टोटल रेवेन्यू 20 का है और यूनिट बनाई 5, तो एवरेज रेवेन्यू हो जाएगा 4 का। और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एमआर एआर के बराबर होगा, और एआर आपको पता है प्राइस के ही इक्वल होता था। ये सब कहां पढ़ना पड़ेगा, ये सब हमने ऑलरेडी एवरेज रेवेन्यू इन सब में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो मार्जिनल रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू वही कितना एक यूनिट हम बढ़ा रहे हैं एडिशनल, तो कहता है परफेक्ट कंपटीशन में एमआर इक्वल टू एआर होता है, ठीक है, बिकॉज एवरी यूनिट इज सोल्ड एट सेम प्राइस, ठीक है ना। तो एमआर इज इक्वल टू एआर इज इक्वल टू प्राइस, बस ये केस याद रखना है आपको कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एमआर एआर इक्वल होता है। एमआर एआर क्यों इक्वल होता है, पहले तो आप ये समझो कि जो एवरेज रेवेन्यू होता है वो प्राइस के ही इक्वल होता है, समझ रहे हो। और जितना आप एडिशनल एक्स्ट्रा यूनिट बेचोगे परफेक्ट कंपटीशन में एमआर एआर के ही बराबर होगा, जितना यूनिट एक्स्ट्रा ऐड करोगे मार्जिनल रेवेन्यू उतना ही बताएगा प्राइस कितना ऐड हो रहा है, ये सारी बात। तो मुझे उम्मीद है ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे के कंपटीशन को समझेंगे। ये हमने परफेक्ट कंपटीशन समझा है, इंपॉर्टेंट है इसका क्या कहते हैं डिमांड कर्व क्या होता है वो याद रखो, परफेक्टली इलास्टिक वो सब, और उसके बाद एमआर एआर इक्वल होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। चलो